पटना में एक मंदिर है। पटना के इस मंदिर में एक पत्थर है, पत्थर की शिला थी, जिस पर वो पत्थर बना था, जिस पर गौतम बुद्ध के पद चिन्ह अंकित थे। पटना पटना पाटलिपुत्र में तो बुद्ध के चरण चिन्ह अंकित थे, इसको भी गंगा नदी में भिजवा दिया इसने। क्षय होकर के बौद्ध से विद्वेष करना कोई आवश्यक नहीं है। कुशीनगर का एक बिहार था, वहां से बौद्धों को उसने बाहर निकलवा दिया। बौद्धों का संहारक शशांक का ये शील मिला है। और ये नंदी की आकृति है इसके ऊपर अंकित। ये भी शील शशांक का ही है। इसमें भगवान शिव बने हुए हैं नंदी के ऊपर। एक पुस्तक है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इस पुस्तक में इसका चित्र घोर बौद्ध विरोधी के रूप में किया गया है। बिहारों समाधियों को नष्ट करना और बौद्ध अवशेषों को जला देना, ये इसका काम था। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन ने उसकी इसने हत्या की। तो इससे क्लियर पता चलता है कि पुष्यभूति वंशशेष की शत्रुता है। लेकिन हर्ष और शशांक के बीच के संबंधों का उल्लेख न हर्ष चरित्र में मिलता है, न ही हिंसांग इसका विवरण देता है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में लिखा हुआ है कि हर्ष ने शशांक का नाम लिखा हुआ है सोम, इस पर अटैक किया और इसको हरा करके इसके ही महल में इसको कैद कर लिया और बहुत से बौद्ध विहारों को नष्ट करवा दिया। हर्ष ने शशांक के ऊपर अटैक किया। शशांक का नाम मिलता है सोम आर्य मंजूश्री मूलकल्प में, और बौद्ध विहारों को नष्ट करवा दिया। तीसरी शक्ति है हूण, गुप्त काल के बाद ये पंजाब में व्याप्त थे। ये बेसिकली मध्य एशिया में रहते थे। मध्य एशिया से इन्होंने माइग्रेट किया था इंडिया में। पहला भारतीय आक्रमण हूणों का हुआ 455 ईस्वी में, और इनका लीडर था खुशनवाज। शशांक ने, तुम लोग क्या सुन रहे हो? सुनते एक बार में नहीं सुनते, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो बंगाल का था, शशांक की बात हो रही थी, वो गौड़ वंश का था। नोएडा का मौसम और पंजाब का मौसम बताओगे तो कैसे होगा? खुशनवाज ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उस समय समुद्रगुप्त का शासन था।
इतने सारे शासक हैं, इतने सारे राजा हैं, ये सब याद करके सबको अलग अलग से बताना ये मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि मिक्स हो सकता है, सबका कालखंड भी याद करना होगा। सॉरी, इसका देखो गलत हो गया ना, समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त, ये सब स्लाइड में लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो उसको पढ़ सकता हूँ लाइन बाय लाइन, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि कुश नवाज ने गुप्तों पर आक्रमण किया, किस ग्रंथ में इसका वर्णन है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है चंद्र गर्भ परिप्रेक्षा। इस ग्रंथ में वर्णन, कोई बात नहीं काजल, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोला, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, कोई इशू नहीं। चंद्रगुप्त परिप्रेक्षा ये बौद्ध ग्रंथ, तो पहला आक्रमण तो इसके काल में हुआ, दूसरा आक्रमण हुआ है तोरमाल के नेतृत्व में। तोरमाल के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ वो इतना भयंकर था कि गुप्तों की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया इसने, गुप्त अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और इसी कारण गुप्तों को मिक्स्ड मेटल कॉइन्स रिलीज करने पड़े। लेकिन भारत में अपना राज्य स्थापित करने वाला पहला हूण था तोरमाल। खुशनवाज ने अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाया। तोरमाल ने स्पेशली पंजाब में अपना राज्य स्थापित किया, और यह स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने लगा। इसका प्रमाण मिलता है इसकी उपाधि से, जो थी महाराजा धीराज। इनका शासन बहुत सुदृढ़ नहीं था, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने केवल चांदी और तांबे की मुद्राएं ही जारी, छोटी छोटी इसकी तांबे की मुद्राएं मिलती हैं पंजाब में, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों से मिलती है। तोरमाल की, तो इसी के आधार पर पता चलता है कि इसका विस्तार कितना था। जैसे ये कॉइन है तोरमाल का, ये मिला है कौशाम्बी से, कॉइन नहीं एक सील मिला है, उस पर तोरमाल का चित्र छपा हुआ। इसके कॉइनर से ये भी पता चलता है, सिक्कों के प्रसार से, कि यह मालवा पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। कौशाम्बी के मोहर दिखाया ही, कौशाम्बी में जो मोहर मिला है उस पर अंकित है तोरमाल हूण राज्य। तोड़मार हूण राज्य। मध्य प्रदेश में एक जगह है मंदसौर, मंदसौर में एक अभिलेख मिला है रिस्थल में, रिस्थल अभिलेख। इसमें तोरमाल को कहा गया है हूणाधिप, हूणाधिप यानी हूणों का अधिपति। तो ये भी बौद्धों का शत्रु है निश्चित, और इसने बहुत सारे बौद्धों के बिहार को नष्ट किया।
क्रिस्टल अभिलेख की हम बात कर रहे थे। इस अभिलेख से ये भी पता चलता है कि यशोधर्मन का पूर्वज भगवत प्रकाश ने तोरमाड़ को पराजित किया और मालवा पर फिर से अधिकार कर लिया, यानी मालवा आ गया इसके आधिपत्य में। क्रिस्टल अभिलेख का लेखक भी वही वासुल है। जिसने यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख लिखा था कभी। अभी हाल में ही तोरमाड़ के कुछ और अभिलेख खोजे गए। आर.एन. मेहता, A.M. उक्कर ने गुजरात से खोजे हैं। संजेली दानपत्र, औलिकर वंश का था ना वो। संजेली दानपत्र कुछ विशेष कारणों से प्रसिद्ध है। मुख्यतः इस दानपत्र में तोरमाड़ के तीसरे, छठवें और 19वें वर्ष का लेख मिलता है। तीसरे वाले में तोरमाड़ को कहा गया है परम भट्टारक महाराजाधिराज। ऐसा ही एक अभिलेख तोरमाड़ से संबंधित एरण से भी मिला है। मालवा में एरण अभिलेख, एरण अभिलेख में मिला है वाराह प्रतिमा अभिलेख। वाराह की प्रतिमा बनी है जो भगवान विष्णु के एक अवतार है। वाराह मतलब होता है पिग, सुअर, और उसके नीचे लेख लिखा हुआ है। इस पर भी लिखा हुआ है महाराजा धीराज तोरमाड़। ये इसके प्रथम वर्ष का लेख। तो एरण प्रांत में उस जमाने में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गुप्तों का सामंत हुआ करता था धान्य विष्णु। इस एरण अभिलेख से ऐसा पता चलता है कि धान्य विष्णु ने गुप्तों की जगह किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? तोरमाड़ की, हुणों की। परम भट्टारक, भट्टारक का मतलब होता है, एक शब्द है भट्ट। भट्ट का मतलब होता है विद्वान। भट्टारक का मतलब होता है विद्वानों का संरक्षक। या एक अर्थ इसका यह भी हो सकता है कि विद्वानों में श्रेष्ठ। परम भट्टारक यानी उनमें भी परम स्थिति है इनकी। तो परम जो होगा वो राजा ही परम हो सकता है, सामान्य व्यक्ति थोड़ी ना परम होगा। सामान्य व्यक्ति भट्टारक नहीं होता, भटनागर होता है। ये तोरमाड़ द्वारा नष्ट किया गया घोषित राम बौद्ध विहार है। ये तोरमाड़ है और ये है बारह अभिलेख। ये बहुत ही फेमस अभिलेख है। ये अभिलेख कहाँ मिला है? एरण में। इस अभिलेख की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये गुप्तों पर हूणों के विजय का प्रतीक है। जब पृथ्वी को हिरणाक्ष ने समंदर में फेंक दिया तो भगवान विष्णु वाराह बन करके अपने नाक पर
पृथ्वी को उठा करके ऊपर लाए थे। क्यों? चालुक्यों के क्यों फेवरेट थे? इनके भी थे विजयनगर एम्पायर में, उनके मुद्राओं को ही कहा जाता था हूण, वाराह, पैगोडा। और इस प्रतिमा पर कहाँ पे अंकित है? वराह प्रतिमा पर उत्कीर्ण है महाराजाधिराज श्री तोरमाड़। हाँ, तोरमाड़ ने बड़े सुंदर सुंदर सोने के सिक्के भी जारी किए थे, शुद्ध सोने के सिक्के। अब इस पहले सिक्के में देखिए, घोड़े पर बैठ करके शेर का शिकार कर रहा है, तलवार उसने आर पार कर दिया है। एक जैन ग्रंथ है कुवलय माला। पंजाब में इन्होंने, मैंने बताया, जब इनका शासन पंजाब में था, लेकिन ये मालवा तक जब इनका शासन विस्तृत हो गया और इन्होंने वर्चस्व स्थापित कर लिया, तब इनके गोल्डन कॉइन भी मिलने लगे। ये देखो मैंने इंडिकेट किया है ना, पंजाब रीजन में सिल्वर और कॉपर कॉइन के इनके पंजाब रीजन में ही मिलते हैं। तो जैन ग्रंथ है कुवलय माला। इसमें लिखा है कि इसकी राजधानी थी चंद्रभागा नदी के किनारे पवैया में। और यह संपूर्ण पृथ्वी का शासक था, संपूर्ण विश्व का स्वामी बताया गया इसमें। लेकिन जैन ग्रंथ है ये, तो ये एक आश्चर्यजनक बात करता है कि हरिगुप्त ने तोरमाड़ को जैन धर्म में दीक्षित किया था। मैंने जो बताया था कि इनके उधर चांदी और तांबे के ही सिक्के मिले हैं। पंजाब में जो इनका इनसे संबंधित अभिलेख मिला है वो एक इंपॉर्टेंट अभिलेख है, कूरा, कूरा अभिलेख। पंजाब में कूरा नाम की जगह से इसको कहा गया है। इसमें मुख्य सामंत, यानी वहां पर ये स्वतंत्र स्थिति में नहीं थे, साहिज उबल। और इसी अभिलेख में ऐसा भी उल्लेख है कि बौद्ध विहार की स्थापना की थी एक व्यक्ति ने, रोट सिद्ध वृद्धि नाम का व्यक्ति था ये। इसने बौद्ध विहार की स्थापना की थी। ग्वालियर लेख में कहा गया है कि इसने न्याय का शासन किया। आर्य मंजूश्री मूलकल्प कहता है कि मौत के पहले इसने मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो तोरमाड़ के बाद अगले शासक आते हैं मिहिर कुल। स्टक हो गया। तोरमाड़ का साम्राज्य अफगानिस्तान से गुजरात, मगध, काशी, कौशाम्बी, मालवा और पंजाब तक
विस्तृत था। हर्ष चरित्र के अनुसार गृहवर्मा पृथ्वी का सूर्य था। गृहवर्मा हर्ष की बहन राजश्री का पति था। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था, लेकिन लास्ट टाइम आपने माना कहाँ था? नहीं माना था। मेजॉरिटी लोगों ने नहीं माना था। जिनको ससुराल में नहीं मिलती इज्जत, वो नहीं माने। देखो, दोनों हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये दोनों बातें हैं। अब दामाद का रिश्ता, ऐसा नहीं है दामाद को सब लोग सूरी ही बोलते हैं। कुछ लोग दामाद को ये भी बोलते हैं कि मेरी बेटी को ये बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी को इसने चंद्रमुखी से ज्वालामुखी बना दिया। तो दामाद की हमेशा, बाद में हमें भी समझ में आया, अनुभव से व्यक्ति को ज्ञान होता है ना, कि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सूरी ही रहेगा। इसके बाद आते हैं मिहिर कुल पर। तुम विवाहित हो कि अविवाहित हो? पहले ये बताओ। अच्छा, सिंगल हो तो आपको जान के अपार हर्ष होगा कि विवाह के बाद लॉजिक वॉजिक नहीं चलता, उसके पहले ही सारा लॉजिक चलता है। अच्छा, तुम ज्योति हो? भटनागर नहीं आई लग रहा है, या किसी दूसरे वेश में आई होगी। अच्छा, दोनों क्लास में हो गया। अच्छा, टाइपिंग में डिफरेंस। तो ज्योति तुम क्या हो? तुम तो बता ही नहीं। मिहिर कुल के बारे में उल्लेख मिलता है। अच्छा, मैरिड हो। कि कश्मीर में भाग करके गया, वहां के शासक की हत्या कर दी, और कश्मीर में 600 संघारामों को इसने नष्ट किया। कॉस्मोस कहता है कि उत्तर भारत के उत्तर में सफेद रंग के घोड़ों का शासन है, जिसका राजा है गुल्लास। गुल्लास नाम है मिहिर कुल का। कॉस्मोस के अनुसार तो ये शैव धर्म का अनुयायी है, और पता नहीं शैव जितने होते हैं बौद्धों के घोर शत्रु हो जाते हैं, तो ये जैनों का भी घोर शत्रु था। जैन लेखक कहते हैं कि ये दुष्टों में प्रथम था,
प्रथम दुष्ट, ऐसी उपाधि शायद इतिहास में किसी को किसी ने नहीं दी होगी। लेकिन इसके संदर्भ में जो सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो है ग्वालियर का। ग्वालियर लेख पहले तो इसके शासनकाल के 16वें वर्ष उत्कीर्ण किया गया था। इसी में इसको कहा गया है कि ये तोरमाड़ का बेटा है और इसमें इसने उपाधि ली है पृथ्वीपति। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी इसको विनाश का देवता कहा गया है। शैतान का देवता भी कहा गया है। और कल्हड़ कहता है कि ये पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था और श्रीलंका को भी जीत लिया था। ये कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन कल्हड़ के अनुसार इसने श्रीनगर में एक शैव मंदिर बनवाया और एक नहर की स्थापना की, मेहरपुर। अच्छा, भाई क्यों है? तो इन्होंने भी जो अपने कॉइन्स पे अपनी फोटो खिंचवाई है ना, इनके तोरमाड़ से ही इंस्पायर लगता है। और कभी कभी तो मुझे इनकी चिन्ह तो मुझसे इंस्पायर लगती है, क्योंकि लगता है कि इनको गोइटर हो गया था। आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते थे। इंसान इसकी बड़ी चापलूसी मारता है। अच्छा दर्जी, वाह क्या फैक्ट। चिन चिन पर डिम्पल, अच्छा चिन ये है। हाँ, हाँ वही पढ़ के आया। वैसे वो चीज पढ़ने की कम है, पढ़ के केवल दिमाग ही खराब होगा। तुम्हारा जियोग्राफी पढ़ गया, तुम समंदर को जंगल बोलती हो, वो जंगल में क्या था उसको पहाड़ी बोल रही हो। विंध्याचल पहाड़ी है, विंध्याचल के जंगलों में। फिनसांग इसको कहता है पंच भारत का स्वामी। और इसकी राजधानी इसी ने बताया है, साकल, सियालकोट। और ये भी कहता है कि करोड़ों बौद्धों की हत्या करवा दी। नहीं, मुझे ब्रह्म शास्त्र की आवश्यकता है, उस शास्त्र की नहीं, ब्रह्मसूत्र की। वो वाला एपिसोड मेरा हो गया। पंच भारत के भिक्षुओं को समूल नष्ट करने की राजआज्ञा देकर 1600 बौद्ध स्तूपों और विहारों को इसने नष्ट करवाया। अपनी अपनी समझ है भाई, तुम इसको इम्पोर्टेंट समझ रहे हो, हम इसे कुछ और समझ पा रहे हैं।
अच्छा, कम टू द पॉइंट। यहाँ 1600 स्तूप नष्ट हो गए, तुम लोग को वही पड़ी हुई है। मंदसौर अभिलेख। तुम अपनी भी महानता देखो, मेरे से टीचर को तुम कौन सी किताब भेंट कर रहे थे? तुम्हारे साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट शोभा देता है? तुम्हारा शर्म वाला सिलेंडर खाली है। एक इसी क्लास में संजय जी हैं, उन्होंने मुझे बाई पोस्ट भेजी है अपने पिताजी की लिखी हुई किताब। वो किताब इतनी शारगर्भित है कि मैं हर एक पेज को पढ़ पढ़ के चमत्कृत रह गया। बहुत ही बेहतरीन वैल्यूज है उसमें, स्पिरिचुअल है। मंदसौर अभिलेख में मिहिर कुल को सर्वप्रथम परास्त करने का श्रेय दिया गया है यशोधर्मन को। ज्योति, मैं यहाँ पे जब से मैं आया हूँ मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ। दिन में पता नहीं क्या होता, कुछ करने का मन ही नहीं करता। मंदसौर अभिलेख में लिखा हुआ है कि डिप्रेशन नॉट इन दैट मैनर, बट मतलब उत्साह ही नहीं बन रहा। मेरे अब यही ख्वाहिश है कि मैं जल्दी से जल्दी मैं वहीं चला जाऊं जहां से आया हूँ। सारी फैमिली मेरी कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। हाँ, उसको भी मैं ले लूंगा, संजय जी। गए भी चले भी आए, क्योंकि क्लासेज है ना, क्लासेज यहीं से हो सकती है, वहां से तो हो नहीं सकती। वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। नहीं नहीं, वही है। चलो, कम टू दी पॉइंट। तो मिहिर कुल के राज्य में हम देखते हैं गांधार, कश्मीर, पंजाब और मध्य भारत, ये सब इसके अंतर्गत है। नहीं, वो वहाँ नहीं, तो मेरे और भी परिवार में बालक हैं। नहीं, मुझे एकांत पसंद है, मैं कभी अपने परिवार के अलावा रहता ही नहीं हुआ वर्षों से। तो उनको जब मैं आसपास नहीं देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे दुनिया नश्वर लगने लगती है। अब सारा इंटरव्यू ले ही डालोगे, वो अपने घर है, मैं अपने घर हूँ। तो इनकी चांदी की मुद्राओं पर नंदी, त्रिशूल और बैल का उत्कीर्णन है, वृषभ, जो कि शैव थे। तो प्रश्न ये उठता है कि हुणों का तो था चलो यहाँ तक प्रभाव, तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? खासकर सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा कि पंजाब से गणराज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया।
जाति प्रथा भी प्रभावित हुई। स्मिथ के अनुसार राजपूत के 36 कुलों में एक कुल हूण भी था, ये बाद में राजपूतों में समाहित हो गए। हूणों का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रभाव ये पड़ा कि अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, खासकर राजस्थान, गुजरात में भारतीय और ईरानी दोनों की मिश्रित प्रभाव वाली मुद्राएं जारी की गई और इनको नाम दिया गया गधैया सिक्के या गधिया सिक्के। ईरानी प्रभाव का मतलब ये है कि एक भाग पर शासक का नाम या चित्र और पृष्ठतल पर अग्नि वेदिकाएं। ये दोनों अंकित मिलते थे। इसे गधैया सिक्के कहा गया और दक्षिण भारत में भी जहां तक इनका साम्राज्य विकसित था उसका प्रभाव दिखा गया। अब प्रश्न है कि ये आग और शासक का गधा कहां से आ गया? क्या शासक को गधा कहा गया? ऐसा नहीं है। इस पर जो अंकन है इन सिक्कों पर, वो अंकन है बैल का या वाराह का। लेकिन इनका मुंह पतला कर दिया गया है। तो ये बैल और बारह को, इन शुअर को अगर पतला बनाओगे ना तो ये गधे लगेंगे। बैल का मतलब ही होता है मोटा अट्टा कट्टा, लेकिन इनको दुबला पतला अंकित किया गया तो देखने में गधे लगते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया गधैया। हूणों ने मध्य एशिया से जो व्यापार होते थे ना, इनको नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये दे आर नॉट ट्रेड फ्रेंडली, कॉमर्स फ्रेंडली। ना इन्होंने कॉमर्स को प्रोत्साहित किया ना कुछ किया। तो जो व्यापारी थे वो इस साइड व्यापार करने की बजाय उल्टा उन्मुख हो गए व्यापार करने के लिए दक्षिण पूर्व की दिशा में। तो एक नवीन व्यापारिक मार्ग खुलता है दक्षिण पूर्व का व्यापार इनके इस अवरोध के कारण। भारतीय संस्कृत पर भी इन्होंने प्रभाव डाला, जैसे इन्होंने संस्कृत को राजभाषा के रूप में अपनाया, क्योंकि इनके लेख और इनकी भाषाएं, मुद्राएं, ये सब संस्कृत भाषा में ही है। लेकिन मिहिर कुल के नष्ट होने के बाद हूणों का विनाश होना शुरू हो गया, क्रमशः नष्ट हो गया। तो यहां तक बात समझ में आई। ये इतिहास जो है ना, ये मेन स्ट्रीम हिस्ट्री का विषय नहीं है। मेन स्ट्रीम हिस्ट्री का विषय क्या है? जो मुख्य मुख्य गुप्त वंश, मौर्य वंश, मुगल सल्तनत, वो पढ़ना आसान है, उसको समझना भी आसान है। लेकिन जो इंटरमीडिएट हिस्ट्री है, बीच वाली, गुप्त और मौर्य के बीच में या मौर्य और गुप्तों के बीच में या गुप्त और राजपूतों के बीच में, ये बड़ा जटिल है, इसको समझना आसान नहीं है। तो मिहिर कुल के नष्ट करने में कई शक्तियों का योगदान था। सबसे बड़ा योगदान था मालवा का यशोवर्मन। स्कंदगुप्त भी अभी थे, नरसिंहगुप्त, मौखरी शासक थे ईशान वर्मा, अवंती वर्मा, वर्धन वंश के थे प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन ने तो इनको नष्ट करने के उपलक्ष्य में उपाधि ही धारण कर ली थी, हूण हरिण केशरी। हरिण का मतलब होता है हिरन। ओके, कैसल गुड। केशरी का मतलब होता है शेर। तो इन्होंने हूणों को बना दिया हिरन और खुद बन गए शेर।
जैसे आदर्श ने ब्यूटी के कमेंट को बना दिया तारीफ। अपनी मर्जी कुछ भी बना दो। यस पूजा, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, खासकर ये इंटरमीडिएट हिस्ट्री में। इतने राजा हैं, इतने वंश हैं, इतने नाम हैं। अभी राजपूतों में देखना, राजपूतों में तो कयामत आएगी। कल से ही शुरू है चालुक्य वंश। एक किताब है नव शहशांक चरित्र। इसके अनुसार परमार शासक शीख द्वितीय मुंज और सिंधुराज, ये इन्होंने भी हुणों को पराजित किया। शीख द्वितीय के बारे में ये लिखता है कि हूण राजकुमारों को मार करके उनके रनिवासों को वैधव्य गृह में बदल दिया। हाँ बिल्कुल आदर्श, तुम्हारी यही तो क्वालिटी है। दो चीजें हैं जो फील करो तो ही फील होती हैं, एक ठंड है और दूसरी शर्म नहीं, बेइज्जती। याद क्यों करना है? मैं इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, याद करने रटने के लिए। इसमें रटने की जरूरत का स्कोप का है, जरा बता दो। 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, 2 बार। हाँ अभी आधे घंटे बचे हैं, हर्षवर्धन को तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, वो एंजॉय करता है, तो मस्त मौला बंदा है वो, ऐसा नहीं है। इस लेसन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पता है क्या? अभी अप्रोच चेंज हो गया नेट का ना। अभी जो इंटरमीडिएट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि मेन कोर्स तो सभी का तैयार ही है। तो उसको पता है कि ये जो इंटरमीडिएट हिस्ट्री है उस पर ज्यादा फोकस नहीं लोग करते हैं, उससे ही क्वेश्चन मार रहा है। तो इन सारे जो वंशज हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वंश है पुष्यभूति वंश या हर्ष का। तो हर्ष के बारे में जानकारी हमें हर्ष चरित्र से मिलती है, कादम्बरी से मिलती है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प से मिलती है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में हर्ष के लिए हा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मैंने भी यूजीसी के डिमांड के अनुसार अपनी अप्रोच चेंज की है ना। मैं पिटी पटाई फिल्म की पिछली वाली नहीं चला रहा हूँ। ओके आदर्श, सेम टू यू। नहीं नहीं, जो अच्छा, मैं इतना सिंपली आपको बता रहा हूँ, मुश्किल क्या है? मैं तो कॉम्प्लिकेट कर ही नहीं रहा ना, बातचीत करते हुए हम पढ़ रहे हैं आके। हर्ष ने भी किस किताबें लिखी हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नाकानंद। तो हर्ष का जो वंशज है बेसिकली वो पुष्यभूति वंश, क्योंकि पहले शासक इनके पुष्यभूति हैं। हरियाणा में अंबाला जिले के स्थानेश्वर नाम के स्थान पर इसकी स्थापना नरवर्धन के द्वारा हुई। प्रभाकर वर्धन इसके प्रसिद्ध शासक हुए। 2 पुत्र हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन। पुत्री राज्यश्री। राज्यश्री की शादी ग्रहवर्मन के साथ हुई। इसकी हत्या शशांक ने की। राज्यवर्धन बदला लेने के प्रयास में मारा गया और गद्दी पर बैठा हर्ष। अनीता जी, आपने कितनी दूर दृष्टि का परिचय दिया अभी को। सिक्स 062 647। तो इनकी माता सती हो गई थी और
इनकी बहन भी सती होने जा रही थी, विंध्याचल के जंगलों में गई थी। तो हर्ष ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर की सहायता से राजश्री को खोजा। अब ये तो इतना पुराना तथ्य है कि ये सभी जानते ही होंगे। विंध्याचल ये है। ऑटोबायोग्राफी बिल्कुल मैं लिखूंगा बुढ़ापे में। वैसे कुछ लिखने को बचा नहीं, मेरी बायोग्राफी कोई भी लिख सकता है। मैंने अपने बारे में सब कुछ क्लासेज में बता रखा है, कुछ छोड़ा ही नहीं। अच्छा, मुझे सभी याद है, कोई भूलता ही नहीं। किसी का भी नाम लो मुझे याद है। जो मैंने वो लिखी है ना, एक किताब लिखी है परिप्रेक्ष्य, वो मेरी थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफी ही है। हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की कन्नौज। हिंसांग लिखता है कि हर्ष ने उत्तर भारत के 5 शासकों को अपने अधीन करके जीत लिया, जैसे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा, मिथिला, और बाणभट्ट ने इसमें सिंध, नेपाल और हिमाचल को भी शामिल कर लिया, लगभग पूरे उत्तर भारत में। कल मैं उसको कर दूंगा। चलो, इसके सिक्के भी बड़े कम मिलते हैं, जैसे हर्षवर्धन का यही सिक्का मिला है। और मोर वाला, और ये उस पे सिग्नेचर हर्षवर्धन का। स्वहस्तो नामा महाराजाधिराजा श्री हर्षाय, ये लिखा है। ऑटोग्राफ संस्कृत है। किंग हर्षा पे होमेज टू बुद्धा। बुद्ध की प्रतिमा को ये हाथी पे रख के ले जा रहा है। एहोल अभिलेख में ये पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हरा दिया। एहोल अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें महाभारत के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का भी उल्लेख हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर्ष का राज्य कश्मीर के अलावा पूरे भारत में फैला हुआ है। हर्ष के ही दरबार में एक विद्वान का उल्लेख मिलता है, मयूर। इसने कुष्ठ रोग को नष्ट करने के लिए भगवान सूर्य की उपासना में एक किताब की रचना की थी, मयूर शतक, सूर्य शतक, दोनों एक ही का नाम है। 3101 डेट। हाँ, क्वेश्चन कर लो, मैंने बोल दिया ना, किसी को करना हो डायरेक्ट क्वेश्चन किया करो, पूछने की जरूरत नहीं। हर्ष का टाइम ज्यादा हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें कश्मीर चीन का यात्री हिनसांग भी आया था इसके टाइम पीरियड में। पूरे उत्तर भारत में। कभी कभी उत्तर लगाना भूल गए तो कॉमन सेंस, मैप इसीलिए बना रहे हैं ना, मैप में दक्षिण भारत में कहीं निशान लगा है। फिर 2000 फैक्ट मेरे दिमाग में मुझे रखना है, एक आध फैक्ट स्लिप हो जाएगा तो उसको इशू बना लोगे। तो हिनसांग 15 साल इस देश में रहा। तुम दोनों इतना लड़ाई ना करो, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। तो इनका संस्मरण जो इन्होंने किताब लिखी उसका नाम है सीयूकी। चाइना से इंडिया आने के लिए इसने वहां के सम्राट से परमिशन नहीं लिया था।
इसको कई नाम से जाना जाता है, युआन च्वांग, श्वान च्वांग, शाक्य मुनि या त्रियों का राजकुमार। और इसकी फोटो हम ये वाली तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। मोक्ष रहे हो, ये अपनी लाइब्रेरी छाता उता लगा के साथ लेके ही चलते थे। इसके प्रमुख वर्णन क्या है? हर्ष को ये बताता है वो राजपूत नहीं था, वैश्य था। और कहता है कि वो इतना कर्मठी है कि काम के चक्कर में खाना पीना सोना भी भूल जाता है। उसको पत्थर शिलादित्य कहता है। सामंतों की अनेक श्रेणियों का भी उल्लेख करता है। शूद्रों को कृषक के बराबर बताता है। नालंदा के प्रिंसिपल का नाम बताता है, शीलभद्र। सिंचाई के लिए घटी यंत्र का उल्लेख करता है। घोड़ों के इंपोर्ट की बात करता है, अरब, ईरान और कंबोज। और कन्नौज की धर्म सभा और प्रयाग के महामोक्ष परिषद का भी वर्णन करता है। नालंदा विश्वविद्यालय इसके टाइम में फिर अपनी इंपॉर्टेंस को टच किया। हालांकि स्थापना तो कुमार गुप्त ने की थी, गुप्त काल में। ह्वेनसांग इसका बड़ा ही विस्तार से वर्णन करता है। वो तो कामागाटा मारू था ना। ह्वेनसांग लिखता है कि इस यूनिवर्सिटी में एक कड़ी प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसमें मात्र 10% लोग ही सफल होते हैं। 90% फेल हो जाते हैं। यूजीसी से भी कठिन है। ठीक है जी, मैं ऐसी क्लास में लूंगा। दरअसल मेरी बात सुनो, ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं क्या बताऊंगा? किताब ए है, इसके लेखक बी है। किताब सी है, इसके लेखक डी है। किताब ई है, इसके लेखक एफ है। ये बताऊंगा। और ऐसे 200-300 किताबें हैं इतिहास में, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला कुछ है ही नहीं। और जिसमें एक्सप्लेनेशन ना हो, मुझे मजा ही नहीं आता है। ह्वेनसांग 1.5 साल खुद इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और कहता है कि 1000 विद्यार्थी इसमें अध्ययन करते थे। सॉरी, 10,000। मेडिकल साइंस की शिक्षा अनिवार्य थी और महायान, बौद्ध धर्म, गणित, दर्शन, ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी। अरे तो सारी बुक मैंने नहीं पढ़ी हुई है। अब हर्ष के टाइम में हर्षवर्धन ने 100 विलेजेस का रेवेन्यू जो आता था उसको दान में दे दिया था इस यूनिवर्सिटी के लिए। जबकि इस सिंह कहता है कि ये 100 नहीं था, 200 था। चलो मैं बनाता हूँ प्लान। इसके अलावा धार्मिक प्रचार के लिए हर्ष अपनी सभाएं भी करता है कन्नौज में। कन्नौज में एक बार महायान का प्रवचन दिया, ब्राह्मणों ने उत्पात मचा दिया कि आप खाते हमारी हो, गाते बौद्धों की हो। तो हर्ष गुस्सा आ गया और 500 ब्राह्मणों को देश से निकाल दिया था। ऐसे ही प्रयाग की महामोक्ष परिषद हर 5वें वर्ष में बुलाई जाती थी दान देने के लिए। तो 6वें अधिवेशन में ह्वेनसांग भी शामिल हुआ और इस अवसर पर हर्ष ने बुद्ध, सूर्य और शिव की तीनों की पूजा की। हर्ष की 2 मुद्राएं मिली हैं सोनीपत। एक मुद्रा तो मैंने दिखाया, ये तांबे की है। ये सोनीपत वाली नहीं है, ये नालंदा की है। सोनीपत की मुद्रा पर श्रीहर्ष नाम लिखा हुआ है और उस पर महेश्वर, सार्वभौम और महाराजाधिराज की उपाधि। राधा मुकुंद मुखर्जी कहते हैं कि हर्ष में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों का मिश्रण था। नहीं, नालंदा की मिट्टी की थी तो ये कहीं और की होगी। मिट्टी की भी मोहर होती है। मिट्टी के सिक्के चलाए गए। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में शशांक को घोर बौद्ध विरोधी कहा गया है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प हर्ष और शशांक के संबंधों का विवरण नहीं देता।
हाँ मिट्टी की है, मैंने भी पढ़ा। भारत का पहला होम शासक तोरमार था। आर्य मंजूश्री मूलकल्प के अनुसार उसने मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चौथी बौद्ध परिषद हुई थी कनिष्क के टाइम में ना, हर्ष के टाइम में थोड़ी ना हुई थी। पहला जो था वो भारत में खुशनुमा शासन नहीं किया, आया और लड़ा चला गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है शासक। कासमास मिहिर कुल को गुल्लास कहता है, कल्हड़ मिहिर कुल को विनाश का देवता कहता है। कल हाँ एक अनाउंसमेंट है, कल 12 बजे आपकी यूट्यूब क्लास होगी जिसमें गुप्ता का जो कल्चरल एस्पेक्ट रह गया है उसको हम फिनिश करेंगे पहला। दूसरा कल 9 बजे रात वाली क्लास होगी, कल से 2 बजे। आज इंटरनेट नहीं था, नहीं तो आज से ही शुरू हो गई होती। और तीसरा 6 बजे जो क्लास होती है वो तो होगी ही, समझ गए। और यूट्यूब में सभी को आना है, बड़ी कम स्ट्रेंथ रहती है, अच्छा नहीं लगता। हिंसान के अनुसार हर्ष ने पंजाब से बंगाल तक राज्य का विस्तार किया। पुष्यभूति वंश और मौखरी वंश में वैवाहिक संबंध थे। शशांक ने राज्यवर्धन का वध किया, हर्ष ने शशांक का वध किया। क्या गलत है? अच्छा क्वेश्चन ही गलत। चलो क्वेश्चन को छोड़ दो फिर। ये फाइनल लीडर बोर्ड है। संजय फर्स्ट, पूजा सेकंड, नेहा थर्ड, मुकेश, मनमोहन, काजल, आदित्य, हर्षित, अमृत और विदुषी। तो इसी के साथ इस सत्र के यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं सुबह 12 बजे। सभी को नमस्कार, शुभरात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।